जय मित्रों, आज आप सभी के बीच महिला अंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि ये पार्ट 26वां स्टार्ट हुआ है और आप देखिए ये खंड सा बटा हुआ है, तो उसका पार्ट 26वां, वैसे तो आपके आई थिंक 13वां पार्ट चल रहा है। तो आपने देखा था कि पिछले क्लास तक ये हुआ एक, मतलब आपको महिला अंचल में एक तो आंचलिक उपन्यास था, तो आपने देखा कई टोलों में सब विभक्त हैं और उसमें भी आप देख रहे हैं कि अभी कुछ राजनीतिक परिदृश्य यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक पूरा स्वराजी दल है, एक पूरा स्वराजी दल चल रहा है। स्वराजी दल के अलावा जो दूसरी पार्टी की बात करें तो स्वराजी दल के भी कुछ लोग हैं, मतलब जो गांधी महात्मा के रास्ते पे चलने की बात करें, बालदेव हो गए और फिर बावन दास हो गए, ये लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरा स्वराजिस्ट की बात कर रहे हैं। अब उसमें भी आप देख रहे हैं कि स्वराजिस्ट दल में भी काफ़ी कालीचरण वगैरह बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। तो अभी ये हुआ कि कोई इनके साथ में, जैसे बावन दास थे और क्या नाम है बालदेव जी थे और इन्हीं के साथ इनके एक दोस्त थे, तो ये तीनों लोग एक साथ उसमें प्रवेश किए थे। मतलब कि जब उन्होंने प्रवेश लिया था, गांधी जी के रास्ते पे चलने की बात हुई थी, तो जो प्रवेश लेना होता संघ में, तो वो उस समय साथ में लिए थे। अभी ना जाने क्या हो गया है कि वो जो इनके ही साथ लिए थे वो इनका दल छोड़कर, यानी गांधी महात्मा के रास्ते को या स्वराजिस्ट को छोड़कर वो कांग्रेस उसके तरफ सोशलिस्ट की तरफ चल दिए हैं। यहाँ पे ये है कि अभी बालदेव के मन में ये हो रहा कि क्यों ऐसे छोड़ के चले गए, अभी उठेंगे तो सुबह पूछेंगे, बहुत कौतूहल मचा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे पार्ट ये चलता है, आपको देखिए इसमें बहुत अच्छे ना दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक आंचलिक उपन्यास से आपको एक अलग अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है दृश्य। यहाँ पे देखिए बाबू हरगौरी सिंह राज पारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए हैं। बाबू हरगौरी सिंह ये राज पारबंगा के नए तहसीलदार, पहले तहसीलदार कौन थे? विश्वनाथ बाबू। बेतार का खबर, बेतार का खबर कौन है? मतलब बेतार का खबर सुमृत दास सबों को कहता है, देखो देखो कायस्थ के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है। देखिए एक आपने दल के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे कई दल हैं। तो एक दल आपने देखा था कि अभी तो फिलहाल हरगौरी जो है, हरगौरी को कह रहे हैं कि ये बैठ गए हैं गद्दी पे। दूसरी बात ये जो कह रहा है, यानी बेतार का तार जो है, ये सुमृत दास ये सभी को कह रहा है कि देखो देखो कायस्थ के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है। यानी हरगौरी राजपूत हुए और कायस्थ कौन थे? कायस्थ टोला के जो थे तहसीलदार पारबंगा के पहले कौन थे? विश्वनाथ थे। और आई थिंक विश्वनाथ का ही एक चेला टाइप में उन्हीं के घर रहते सुमृत दास था। तो उसको ऐसे क्या कहने की ज़रूरत थी कि जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है? तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राज पारबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा थूक फेंक कर चाटना आदमी का काम नहीं है, तहसीलदारी में अब क्या मजा है, अब तो ये सूखी हड्डी के समान है। ऐसा भी होता है कि नहीं कुछ मिल रहा है तो उसको ऐसा बेइज्जत करो कि सामने वाले को लगे यार मुझे मिला है तो क्या मतलब। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ, जब तक थे तो इनको लगता था कि तहसीलदारी बड़ी अच्छी है ना। तो देखिए कि मतलब किस किस मुद्दे पर ये लोग लड़ते झगड़ते हैं, कुछ लॉजिक वाली बात हो तो समझ में आती है। अभी कह रहे कि सूखी हड्डी जैसी बची है और खुद तो पूरा मज़ा ले लिया तहसीलदारी का। वास्तव में अब तहसीलदार में कोई मज़ा नहीं रहेगा, ज़माना भी बदल गया। तहसीलदार के साहब के बाप देवनाथ बालिक सिर्फ 5 रुपये माहवारी पर बहाल हुए थे, लेकिन ऊपरी आमदनी 3 साल बीतते बीतते 80-90 बीघे धनहर ज़मीन धान की खेती वाले के मालिक बन गए। आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है। तो मतलब ऊपरी आमदनी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, पता लगा लूट रहे हो ऐसी भी आमदनी हो सकती है। और तहसीलदारी रोब का क्या पूछना, तहसीलदार के खेत में मजदूरी करने वालों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। राज पारबंगा के राजा तो तिरहुत में रहते थे, उन्हें किसी ने कभी देखा भी नहीं। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मालिक ही थे। उस समय कटिहार शहर ठिकाने से बसा भी नहीं था। बूढ़े तहसीलदार साहब अपने सलीम शाही जूते के तल्ले में कटिया पुरानियों से ठुकवा कर मंगाते थे और ऐसी बातें बताते, फिर कहते कि और 3 महीने में ही कटिया झड़ जाती थी। सुनते हैं वो बोलते बहुत कम थे, कान से कुछ कम सुनते थे और जब बोलते थे तो मारो साले को 10 जूता। कमला नदी के बगल में जो गड्ढा है उसी में जोंक पाल कर रखा था। जिसने तहरीर तालबाना या नजराना देने में देर की उसे गड्ढे में 4 घंटे तक खड़ा करवा देता था। पाँव के अंगूठे से लेकर जांघ तक मोटे मोटे जोंक घुघरू की तरह लटक जाते थे। ये इनकी जातीय को दिखाया गया कि एक समय था कि ऐसी तहसीलदारी लोग करते थे। जब नील काठी के साहबों के भी जुल्म से ऊपर जगह जगह किसानों ने बलवा करना शुरू किया तो जमींदारों ने अपने तहसीलदार और पटवारियों को गुप्त रूप से हिदायत दी, ज़्यादा जोर जुल्म मत
करो। विश्वनाथ बाबू ने भी अच्छी तरह ही निभाया। रैयतों पर विशेष जोर जुल्म करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। उनके पूर्वजों ने रैयत के दिल और दिमाग पर तहसीलदार की ऐसी धाक जमा रखी थी कि उन्हें विशेष कुछ नहीं करना पड़ता था। कहावत मशहूर थी, जमदूत थोड़ा सा मोहलत भी दे सकता है पर तहसीलदार नहीं। हर बार तमादी के पहले जनरल मैनेजर डफ साहब की सीमा खाता था। खीमा आने के पहले ही बगैर जोत तंबू और समियाने तान दिए जाते थे। 50 सिपाही, 4 हाथी, मोटर गाड़ी, खानसामा, बावर्ची, नई और धोबी पाँव की बैलगाड़ियाँ, ये सभी तो कुल मिला के अब कह रहे हैं कि सुमरीदास मोटे असामियों को चुपचाप एकांत में ले जाकर खबर सुना देता था, तुम्हारा नाम तो फेरिस्त में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर सुनने वालों पर मानो वज्र गिर पड़ता था। जैसे भी वो नाम तो कटाना ही होगा। फेरिस्त बनाने के समय तहसीलदार साहब तो सुमरीदास को भी राय लेते थे। सुमरीदास साल भर की घटनाएं याद करते हुए लिखाता था। हाँ, अनंत पर्व के दिन दूध लेने के लिए गया था तो गुवर टोली के सतकौड़ी ने झूठ बोलकर बर्तन वापस कर दिया था। भैंस सूख गई थी। कुंजर टोली के लोग ने ऐसा करेला नहीं किया था। अब तहसीलदार साहब ऐसे लोगों का नाम याद करते जिन्होंने राज के मुकदमों में गवाही देने से इनकार किया था। दाखिल खारिज करवाकर तहसीलदार का नजराना हड़प गया। किन लोगों को पैसे की गर्मी हो गई, कौन राह चलते ऐड कर चलते और पंचायत में उनके सिपाहियों के विरुद्ध किन लोगों ने गवाहियाँ दी थी। डफ साहब खजाना वसूली से ज़्यादा महत्व देते थे। राज का रोब ही असल चीज़ है। उनका कहना था, हमारा स्टेट में एक भी बदमाश आम नहीं देखने मांगता। तुम हमारा डेशिलाडर को जूता बोला, हमारा अमला झूठा, तुम शाला का बच्चा सच्चा। चेंटू मांडल माँ बाप हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थर-थर कांपता हुआ खड़ा होता है तो तुम मुकदमा में गवाही क्यों नहीं दिया। तो ऐसे बात करके कि तुमने मुकदमे में गवाही क्यों नहीं दिया। तुम वो बोलता है माँ बाप। देखिए उस समय क्या हालत करते थे लोगों की। ये लोग जो जमींदारी पा जाएं, या आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इतिहास में जो विद्रोह हुए हैं ऐसी ही चीज़ों के प्रति विद्रोह हुए हैं। इनकी जाति ये हद तक होती थी कि जैसे प्रभु को याद करते हैं लोग, तो यहाँ भी जो भी जमींदार होते थे उन सभी को बोलना पड़ता है जैसे माई बाप जैसे व्यवहार करें। माई बाप का बच्चा सिवाय चाबुक देगा सपाक कोड़े बरसाने लगते थे। सी तुम चेट्री आए राजपट आए, तुम हमारा टेसिलाडर से नहीं जीत सकेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा। और इसके बाद साल भर तक इलाके में अमन चैन का राज होता था। तहसीलदार साहब के डर से लोग थर थर काँपते थे। ये तो तहसीलदारी का मज़ा था इनके समय में। वो याद कर रहे हैं कि अब तो थर थर काँपने वाला नहीं, क्योंकि जब भी चेतना जाग जाती है इंसान के अंदर ना, तब फिर वो खड़ा हो जाता है। तब जितनी आपने पीड़ित किया उस समय तक वो एकजुट नहीं हुए। आज एकजुट, आज उसी समाज में दो टोला है, कोई सोशलिस्ट से जुड़ा हुआ है, कांग्रेसी से जुड़ा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ चल रही हैं, बाकायदे इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हो रहे। मतलब एक तरीके से राजनीतिक चेतना उनकी जागृत हो गई है। अब शायद वो स्थिति नहीं रह गई है। तो अभी बोल रहे हैं कि अब वो मज़ा नहीं है और कायस के जूठे पत्तल पे ये हरगौरी बैठे हुए हैं। सिंह जी ने बहुत पैरवी करके हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी। जो सिंह जी थे, रामकृपाल सिंह, तो ये राजपूत टोला के सभी लोग थे, तो बहुत करके उन्होंने हरगौरी को तहसीलदारी तो दिला दी। मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपये की सलामी दी गई थी। सुना है बड़ी बस्ता लेते समय ही चीख पड़ गई थी। अब नए तहसीलदार की तहसीलदारी कैसे चलती है देखना है। राजपूत टोली का बच्चा बहुत खुश है। शिवशंकर सिंह सबों से कहते हैं, हरगौरी एक क्लास और पढ़ लेता तो मैनेजरी धरी थी। राजपूत टोली का बच्चा खुश क्यों नहीं होगा। इसके पहले जिम्मेदारी पे बैठा कौन था? कायस्थ टोला के बैठे थे। कायस्थ टोला के कौन बैठे थे? इसके पहले थे विश्वनाथ बाबू, जिनकी लड़की का नाम कमली था, इनके पिताजी बैठे थे। अभी ये कह रहे हैं कायस्थों की टोली पे हरगौरी बैठा है, जो कि आप कहते हैं कि रामकृपाल सिंह से शुरू होता है पूरा राजपूत टोला का। तो इनके यहाँ से बैठे तो ये लोग खुश होंगे ही। और बोला जा रहा है कि देखो शिवशंकर सिंह जो है उनका भी लड़का, तो कह रहा है कि हरगौरी अगर एक क्लास, मतलब शिवशंकर सिंह करें कि सबों से ये कहता है कि हरगौरी अगर एक क्लास और पढ़ लेता तो मैनेजरी उसके लिए धरी थी। काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं जिस तरह, मतलब काली कुर्ती वाले संयोजक जी हैं वो बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं जिस तरह ये तहसीलदारी कायस्थों के हाथ से राजपूतों के हाथ में आई, उसी तरह सारे आर्यावर्त के राजकाज का भार हिंदुओं के हाथ में आएगा और उस दिन आर्यावर्त के कोने कोने में हिंदू राज का पताका लहराएगा। ज्योतिकी जी सलाह देते हैं, बिना लक्ष्मी की पूजा किए बही बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है, कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि किया जाए। तो ज्योतिकी जी इस गाँव के कह सकते हैं ब्राह्मण टोला के वो है एकदम। तो बालदेव जी को बार बार अपने सपने की बात याद आती। विशाल सभा, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को।
कामरेड कालीचरण और वासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, अब ये लोग तो पूरी तरह सोशलिस्ट में जुटे हैं, किसानों को न्याय देने में जुटे हैं। तो कामरेड कालीचरण और वासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो ये नया तहसीलदार सांपनाथ है। तो ये कामरेड यादव साहब कह रहे हैं, ये तो फिलहाल यादव टोला से हो गए हैं कालीचरण वासुदेव, ये तो अब किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। अभी एक ऐसी स्थिति हो गई कि जो भी अन्याय कर रहा है, ये लोग सोशलिस्ट का वो सुन के आए हैं कि सभी को न्याय है, एक समाज है जो एक तबका को शोषित कर रहा है। तो इन्होंने कहा ठीक है, अभी जो इसके पहले विश्वनाथ था वो कम थोड़ी था। तो इन्होंने कहा देखो भैया, विश्वनाथ को अगर बात की जाए तो पुराना तहसीलदार अगर नागनाथ था, नया वाला आया है हरगौरी, वो तो सांपनाथ है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही जालिम जमींदार के कठपुतले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी साहब ने कहा है लोग संघर्ष के लिए तैयार है। बावन दास के लिए ये नया गांव है, गांव के लोग नए हैं, वो अभी चुप है, ना जाने क्यों उसका जी यहाँ नहीं लगता। चरखा सेंटर में सिर्फ चरखा खरगा ही नहीं, बूढ़े लोगों को रात में पढ़ाया भी जाता है। औरतों और बच्चों को मास्टरनी जी पढ़ाती हैं और बूढ़ों को मास्टर जी। बूढ़ा विरंची दास 10 दिनों से क ख ग पढ़ रहा है, लेकिन क के बदले गा से ही ककहरा शुरू करता है। ग मतलब ग क ऐसे करके। मास्टर जी हैरान है, क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोसा, मतलब वो कहते हैं क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोष नहीं मानता। अब देखिए इसका 27वां स्टार्ट हो रहा है, डॉक्टर की ज़िंदगी। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये उपन्यास पढ़ते वक्त आपको लगेगा, कहानियाँ तो आपको याद होगी कि कई दिशाओं में चल रहा है उपन्यास। आप देख रहे हैं कि एक फ़्लो में नहीं है, कई फ़्लो में ये डायरेक्शन मतलब कि अपने आप में डिवाइड हो गया है। लेकिन मान के चलिए कि ये फ़्लो यहाँ से निकला है कुछ मेरी गन से, कुछ इधर कहानी, कुछ इधर कहानी, ऐसे कहानी, ऐसे कहानी, ऐसे कहानी, लेकिन ओवरऑल आप पूरी कहानी को आके मिलाएंगे तो ये कहानी सारी यहीं पर आके सिमट जाएंगी। तो ऐसे ही मान के चलिए यहाँ भी कई प्रकार से कहानियाँ चल रही हैं और सारे आके मेरी गंज की ही कहानी टोटल कम्प्लीटली कहानी वहीं की बन जाएगी। अभी देखिए डॉक्टर प्रशांत, आपने शुरुआत से ही देखा डॉक्टर प्रशांत यहाँ आए हैं लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आए हुए हैं। अच्छी ज़िंदगी क्या मतलब, बीमारी उमारी जो इतना फैला हुआ है उनके समाज में, तो उसी को हटाने और दूर करने के उद्देश्य से तो आए थे कि किसी तरह यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं उन बीमारियों से इन लोगों को निजात कैसे मिले। तो अभी क्या है, डॉक्टर की ज़िंदगी के बारे में देखा जाए तो एक अध्याय शुरू हो गया उनका, क्योंकि आपने देखा विश्वनाथ जो पहले तहसीलदार थे विश्वनाथ कायश टोला के, उनकी लड़की थी कमली से उनके प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो गए हैं। उन्होंने प्रेम प्यार और स्नेह का बायोलॉजी के सिद्धांत से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वो हंसकर कहा करते थे, दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम, पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को, जो भी हो, हार्ट लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। ऐसा वो अपनी बायोलॉजी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बता रहे थे। अब वो मानने को तैयार हैं कि आदमी का दिल भी होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते, वो हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा उनके अकॉर्डिंग एड्रेनलिन नहीं, उस दर्द को मिटा दो आदमी जानकर जानवर हो जाएगा। दिल वही मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी को कभी भूल नहीं पाए थे। आपने देखा था बहुत विषम परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, माता पिता का पता नहीं, उनको नदी के किनारे से छोड़ दिया गया था मटके में करके। तो जन्म से तो उन्हें अपने जन्म की कहानी वो भूल नहीं पाते। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वो दुनिया में चकाचौंध पैदा करे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह काली रोशनाई से किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा भी हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ दिल का दर्द और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से ओट दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को अंधेरे में खड़ी सल्यूटेटेड तस्वीर से माँ के दुलार की कीमत को समझाने की या समझने की चेष्टा की है। वो गला टीप कर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना और डालना पड़ता, उस 5 घंटे की उम्र के
शिशु की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही आवश्यकता थी। माँ ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी कि गले पर एक दो बार उंगलियां गई होगी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वो उसे सहलानी। तो वो कभी अपने माँ को दोषी नहीं समझा इसलिए कि माँ ने मुझे छोड़ दिया। उसको लगता है कि हमारी माँ ने अगर ऐसा किया होगा तो ज़रूर उसके पीछे कोई रीज़न होगा, वो ज़रूर कोई ऐसी परिस्थितियाँ उनको बाध्य की होंगी जो मुझे छोड़ के गई, अदरवाइज़ मुझे ऐसे नहीं छोड़ती। तो उसकी वो जो कल्पना होता था, कभी कभी माँ के मन में उठने वाली तूफान की झकोरे की कल्पना वो करता था कि वो माँ बेबस थी, लाचार थी, अभागिन थी। वैसे अगर सामान्य स्थिति में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग इसके लिए माँ को दोषारोपण दे सकते हैं, दोषी बता सकते हैं कि क्यों ऐसा की, वो मेरे साथ की, मेरे पूरे भविष्य को चौपट कर दिया। पर कभी भी डॉक्टर प्रशांत ने इस चीज़ को अपनी माँ पे नहीं थोपा कि ये उन्होंने मेरी उसको ख़राब कर दिया। बिल्कुल उसने नहीं किया, बल्कि उसको सहानुभूति थी। वो अपनी माँ के पवित्र स्नेह का, अपराजित परिवार का, प्यार का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही वो मन ही मन उसकी भक्ति करने लगता है। पतिता, निर्वासित और समाज की सृष्टि में सबसे नीच माँ की गोद में क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री की प्रेमिका के रूप में कभी देखने की चेष्टा उसने नहीं की। वो मन ही मन बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल जैसी कंडीशन है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा, दुनिया कितनी सुंदर है। वो लोक कल्याण करना चाहता है, वो समाज में कल्याण करना चाहता था। वरना जिस तरीके से उसको पढ़ाई किया था, उसको ऑफर मिल रहा था, वो विदेश जाता, अच्छा जीवन जी सकता था। लेकिन वो मेरीगंज जैसे गांव में आकर कुछ मतलब अच्छा करना चाहा, समाज को कुछ देना चाहा, वो लोग कल्याण करना चाहता था। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों का मूल पता लगाना चाहता था, नई दवा का आविष्कार करना चाहता था। और रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएंगे। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा, तब शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की। टेलीकाफ के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री के घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर कहेगी, प्रीटेस्ट ट्यूब एज सीसी म्या ट्यूब माँ वसुंधरा धरती माता। माँ अपने पुत्रों को नहीं मार सके, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला टीप कर मार देगा। सस्य श्यामला, भारत माता ग्राम्य वासिनी गीतों में फैला है श्यामल धूर भरा मैला सा आंचल, मैला आंचल। लेकिन धरती माता अभी स्वर्णांचल है। मैला आंचल यानी जो माँ का अंचल है, लेकिन धरती माता अभी स्वर्णांचल है। उनका अंचल जो है स्वर्ण अंचल है, सोने के समान का अंचल है। गेहूं की सुनहरी बालियों से भरे हुए गेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती हैं। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पत्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को सभी चीज़ें नहीं लगती है। कोयल की कूक ने डॉक्टर के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की, किंतु खेत में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को फूंकने वाली कोयल की गली की मिठास का अनुभव वो करने लगा है। सब दिन बोले कोयल भोर बिन सरवावा, बैरिन कोयलिया आज बोले आधी रतिया हो रहा। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि किसी की पिया की नींद ना टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिरहाने पंखा झलती हुई धानी की डर है, पिया की नींद ना खुल जाए, सपना ना टूट जाए। अच्छा, इतना अच्छा वर्णन ये किया गया है। जब भी हमारे क्वेश्चन पेपर पे आएगा बीच बीच में, तो ऐसी मतलब जो आपने जैसे ये पंक्ति देखी मैला आंचल के संदर्भ में, तो ऐसी पंक्तियों को हमको व्याख्यायित करना होता, बहुत ही अंदर से थोड़ा सा समझ के। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहासा दौड़ रहा था, अगल बगल आस पास कहीं क्षणभर सुस्ताने के लिए कोई छाँव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली को शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते हुए उसे जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वो राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छाँ में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल तक पहुंचने का एक कितने ज़बरदस्त रास्ता है, जो राही को जो है मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है, क्षणभर सुस्ताने के लिए उदार छाया भी देता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि देखिए, क्योंकि एक ऐसा था कि प्रशांत का जीवन
मतलब कि शुरुआत से जिस प्रकार था तो उसने कल्पना भी नहीं किया होगा। आपने देखा हो कुछ दिन आश्रम में पला, एक माँ ने स्नेहलता ने समथिंग पाला उनको, पर कुछ दिन पाला, फिर उस स्नेहमयी लता जो भी थी आश्रम की माँ वो चली गई, है ना। तो उसको इतना स्नेह प्यार कुछ भी नहीं मिला है जीवन में, उसको ये चीज़ मिला, तो अब उसको एकदम अलग सा अंदाज हो रहा है कि जीवन की रेस में इतना अस्थाई भी है, और प्रेरणा मिला है तो प्रेरणा के साथ हम बढ़ भी सकते हैं, हमें छाँव भी है, ठहराव भी है जीवन में। और फिर यहाँ पे है कि पिया जग जाए धानी ने पिया को विदाई दी, पिया को जाना है हिमालय की चोटी को, उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया है। आम के बागों में कोयल कोयली दलिहल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए, खेतों से गीत की कड़ियाँ पुरवैया के सहारे उड़ती आती है। आपने सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ा होगा, प्रकृति के कवि। वो इस प्रकार प्रकृति के कवि हैं, ऐसा लगेगा कि उनके जो भी लेखन है उसमें उन्होंने प्रकृति की अदम्य जो अद्भुत सौंदर्य है उसको कितनी बारीकी से और कितना अंदर तक महसूस किया है जाके। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से, कि जैसे हिमालय की ओसों की बात हो गई, या सुनहली धानी खेतों की बात हो गई, या मैला आंचली धरती की बात हो गई, कि पूरा प्रकृति किस तरीके से चलायमान है उस समय में। तो आम के बागों में भी कोयल कोयली दहियल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए, खेतों से गीत की कड़ियाँ पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा देती हैं। गेहूं की काटनी हो रही है, झुनाई हो रही है, ये सब आपको पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। जैसे आपको दृश्य बिल्कुल सामने कि गेहूं की काटनी हो रही है, झुनाई हो रही है, रवि की फसल की सौंधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब क्या है, ज़रा चलिए, मेरी बहन को क्या हो रही है, पेट भी चलता है, मतलब क्या यानी उल्टी का जैसा, पेट भी चलता है जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता, पास के ही गांव में जाना है, डायरिया होगा लेकिन सेलाइन एपरेटस भी ले जाना अच्छा होगा। 30 बार पेट चला है, बिछावन पर पड़ी हुई होती पीली पड़ गई है, उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं, पेशाब बंद है, हैजा ही है। डॉक्टर सेलाइन एपरेटस ठीक करता है, स्प्रिट स्टोव जलाता है, नॉर्मल सेलाइन की बोतल निकालता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डालता है, डॉक्टर साहब ये जो जैक्सन दे रहे हैं ना, मतलब इंजेक्शन दे रहे हैं, ये कितने का होगा? छोटे जैक्सन की फ़ीस तो 2 रुपये है, इतने बड़े जैक्सन का तो ज़रूर 50 रुपये होगा ना। क्यों 50 रुपये? डॉक्टर मुस्कुराते हैं। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए, दवा से कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना। लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? बैल बेच डालो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सिलाइन देने की तैयारी करें। डॉक्टर बाबू बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूंगा, बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे, लड़की की बीमारी है। क्या मतलब लड़की की बीमारी? हुजूर लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। आपको यहाँ सोच एक समझना होगा कि इसलिए हम लोग कहेंगे कि मैला आंचल एकदम अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पे आपको कि दवा दारू पिता ने कहा, एक बार बस समझ में आता कि पैसे की संकट है और वो अपनी व्यथा कह रहा तो सामने वाला समझ भी सकता है। लेकिन जब ये बात आ जाती कि हुजूर लड़की की जात है बिना दवा दारू के आराम हो जाती है, यानी लड़की की जात और लड़के की जात असमानता की बात यहाँ पे आपने जब आपने अपने दुखड़े समझाए सुनाए तो किसी को कोई वो दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। इवन प्रशांत को भी कुछ नहीं आपत्ति हुई होगी। लेकिन जब आपने कहा कि लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाएगी, तो आप मानसिकता के उस स्तर तक जा सकते हैं कि ये उनकी भी गलती नहीं होगी, ये सुनी सुनाई भी बात हो सकती है। लेकिन महिला को लेके पुरुष को लेके कि अंतर क्या है, समाज में क्या व्याप्त है। ये आप जो उपन्यास पढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पुराना उपन्यास हो जा रहा है। अभी ये समय के साथ 46 से 48 मतलब आप बिल्कुल स्वतंत्रता जो हमको आज़ादी मिली उसके आसपास का है। तो ऐसी स्थिति आप एक गांव के एक अंचल की देख सकते हैं जहाँ स्त्रियों के प्रति इस तरीके से कि वो बिल्कुल चंगी हो सकती है बिना दवा के, क्योंकि जात उसकी लड़की का है। फिर आप नहीं भी देंगे इंजेक्शन तो भी ठीक हो जाएगी। लड़की की जात बिना दवा दारू के आराम हो जाती है, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभी कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये आपके मन में पढ़ते ही ये तुरंत ना आ जाए कि ये गलती है। और ये लोग कैसे सोचते हैं कुछ भी, आप तुरंत 2 आरोपण करने से पहले ये सोच लें कि ये इसी समाज की बात नहीं, ये समाज की बात ऐसे भी समाज की बात है जिनको हम कहने की तथाकथित वो सभ्य समाज है, ये उनकी भी समस्या है। डिग डिग डिडिग करके फिर कल सुबह का अस्पताल में हैजा, उन्होंने कहा कि कल सुबह को अस्पताल में हैजा की दवाई सुई दी जाएगी। सभी लोग बाल बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द आकर सुई ले लें।
तो गांव का चौकीदार ढुलहा दे रहा है। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने कहा हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवा कर लोगों को सुई लेने की खबर दी लेकिन कोई नहीं आया सुई लेने। मतलब ये समाज में है कि आप पिछड़ेपन, अति पिछड़ेपन की या उनकी अनभिज्ञता की या उनकी अज्ञानता की इस स्तर को देख सकते हैं कि जब बताया गया इतने ऐसे रोग हैं जिससे सब प्रभावित हो सकते हैं, सब बीमार हो सकते हैं, बोला भी गया सुई आके सब ले ले, तो उनके विश्वास का स्तर देखेंगे तो विश्वास में शून्यता का स्तर ये है कि कोई भी सुई लेने नहीं आता। लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांध कर विरोध किया। जब ये हुआ कुआं में दवा डाल दिया जाए, इससे भी फैल रहा है, तो दल बांध कर विरोध किया। चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डालकर सारे गांव में हैजा फैलाना चाहते हैं, खूब समझते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ उसमें है। ऐसा नहीं कि सब जो अपने को तथाकथित पढ़े उसमें शिक्षित कह रहे थे, वही जैसे ज्योति काका जैसे ब्राह्मण हैं, सभी को समझा रहे हैं, लेकिन वो भी गांव में सरेआम फैला रहे हैं कि जो कुएं में डाला जा रहा है ये दवा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि ऐसा दवा डालने की और हैजा फैल जाएगा। डॉक्टर ने बालदेव जी, कालीचरण, चरखा सेंटर के लोगों को खबर देकर बुलवाया। उन्होंने बालदेव जी को बुलाया, कालीचरण को बुलाया, चरखा सेंटर के लोगों को बुलाया, सहायता मांगी। यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुएं में दवा नहीं डाली तो एक भी गांव का बचाना, मतलब एक भी गांव को बचाना मुश्किल है। दोपहर को बालदेव जी ने कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांध कर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी का हाट है, हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाएगा और सबों को ज़बरदस्ती सुई दी जाएगी। जो लोग बाकी बचे रहेंगे उन्हें घर पर ही पकड़ दी जाएगी। तो कालीचरण ने यहाँ पे बड़ी हिम्मत दिखाई। हम तो कहते थे कि नायक के रूप में डॉक्टर प्रशांत है, तो कालीचरण ने बड़ा भी हिम्मत दिखाया, क्योंकि जब पता लगे गांव पे एक संकट है तो चाहे लोग कितना भी दोषी करें, आप अगर हष्ट पुष्ट हैं, आपकी बात लोग मान रहे, तो आपको स्वाभाविक रूप से वहाँ आगे आना चाहिए। और कालीचरण आया भी। लोगों को ये लोग प्लान बनाया कि हाट में सब बाज़ार में आने वाले घेर लेंगे, वहाँ पे सारे लोग जो भी जुटे रहेंगे उनको सुई लगा दिया जाएगा। डॉक्टर को ये सुझाव अच्छा लगा लेकिन बालदेव जी ने इतराज़ किया। बालदेव जी, आप अहिंसा वाला, तो फिर ये अहिंसा की बात ही नहीं है। वहाँ पे किसी की इच्छा के खिलाफ जोर ज़बरदस्ती, तो वो उनका रास्ता थोड़ा अलग था। तो उन्होंने कहा, क्या बेमतलब की बात बोलते हो। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बालदेव जी की बात काटते हुए बोली। उन्होंने कहा कि देखो बालदेव, अपना ये बकवास बंद करो, ठीक है, अभी सबका बचना ज़रूरी है। बालदेव जी की कनपट्टी हो गई गर्म। ये औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती और बोलती है नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। तो उनको लग रहा है कि नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारजी जी कितनी मीठी बोलती हैं और ये तो मर्दाना औरत है। चरखा सेंटर की मास्टरनी है वो। हूँ बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है माया जी, तारावती देवी, सरस्वती, उखा देवी, शारदा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती। तो उनका शिकायत है कि ये जो सच बोल दी है, ये सच बोल कैसे दी। इनको बालदेव जी को ऐसी सुरीली आवाज़ वाली चाहिए थी। हो कालीचरण जी ठीक कहते हैं, ज़बरदस्ती कराना हिंसावाद नहीं तो और क्या है। कालीचरण के दलवालों ने हाट को घेर लिया। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रख कर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़ कर लाता है। मास्टरनी जी स्प्रिट में भिगोई हुई रूही बाप पर मल देती हैं और डॉक्टर साहब सुई गड़ा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई, लेकिन भाग कर किधर जाओगे। चारों ओर सोशलिंग पार्टी का सिपाही खड़ा है। माई हे बेटा काली, क्यों रोती क्यों। हे बेटा, सारी देह में गोदना गोदाने के समय देह में सुई नहीं गड़ी थी। चलो। 750 लोगों को सुई दे दी गई। अब जो लोग घर में रह गए उन्हें कल सुबह ही सूरज उगने के पहले ही दे देना होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं बीमारों की सेवा के लिए स्वयं सेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के 60 स्वयं सेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बड़ी निडर हैं, वो भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखाते हैं। बावन दास अस्कर कहता, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दीजिए। बालदेव जी चुप हैं, उनको हैजा का बहुत डर है। तो फिर हैजा का डर है तो फिर ऐसे चुपचाप खड़े क्यों है ना, काम में हाथ बटाइए। चलिए आज यहीं पे, धन्यवाद।